हेलो। अर्पण जी। सुनाई दे रहा है अर्पण जी? हेलो। देवीलाल जी, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ अर्पण जी, बोलिए। हेलो। हेलो। विनोद साहब। हाँ हाँ, आ रही है आवाज? हेलो। आवाज आ रही है? थोड़ा सा सीधा आ रही है। सीधा सीधा कर लीजिए। उल्टा आप दिख रहे हैं। आप सीधा कर लीजिए स्क्रीन को। सीधा का मतलब क्या हुआ? मैं तो मुझे तो मैं सीधा दिख रहा हूँ। नहीं नहीं, सीधा नहीं दिख रहे होंगे आप। मोबाइल से है कि मोबाइल पे। लैपटॉप से है? मोबाइल पे हूँ। मोबाइल में है तो मोबाइल को वैसे खड़ा कर दीजिए। खड़ा करके सीधा दिखाऊं? नहीं रखिए मोबाइल को, हट कर। हाँ, खड़ा कर दीजिए मोबाइल को। आप क्या, अभी मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं नहीं, उसको फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए। फ्रंट वाला ऑन कीजिए कैमरा। बैक हो गया है लगता है। अब दिख रहा है? एक मिनट, कुछ सेकंड का अंतर रहता है। हाँ, अब कुछ दिख रहा है शायद। हाँ बिल्कुल, दुरुस्त है, दुरुस्त है। अब इसको खड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने तो हाँ आईपैड के हिसाब से सेट किया था। हाँ हाँ, ठीक है। एक मिनट लाइट थोड़ी रुकिए, सी ठीक तो है कम है, लेकिन चले। वो उसे हाँ, कर मुझे लीजिए। सेट करना पड़ेगा क्योंकि आईपैड की तरह ये है। एक मिनट रुकिए। हाँ, अब दिख रहा है? दिख तो रहा है मगर सिर्फ लाइट प्रॉपर नहीं आ रही है। लाइट की मेरा ख्याल है कि लाइव चल रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है क्योंकि ये लाइट के लिए अब मैं उठूंगा अगर, अब ठीक है। तो मेरा ख्याल है ठीक है, टाइम चलेगा, और बढ़िया वेस्ट रहेगा होगा। अब। ठीक। तो चूंकि लाइटिंग जो ठीक है, मैंने तैयार की शुरू थी ना किया ना। उसके लिए, आईपैड के लिए, तो अब मैं ठीक है। बोलना शुरू करूं? ठीक है, शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत अब आप उसको नहीं। हाँ मैसेंजर को जी बंद जी, कीजिए। ओके। शुभकामनाएं। मित्रों, ठीक है, नमस्कार। ठीक। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स है क्योंकि मैं आईपैड के लिए तैयार था, लेकिन अब वो मुझे मोबाइल में शिफ्ट करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा आईपैड उसे कैच नहीं कर रहा था। तो हम लोग आज, मुझे अर्पण जी ने बहुत से सवाल दिए हैं, करीब 11 सवाल हैं जो उन्होंने बनाए हैं या उनके पास जो सवाल आए हैं उसके बेसिस पे बने हैं। और हम लोग की मुख्य चर्चा जो है यादनामा किताब को लेकर है, जो कि हाल में कॉपर कॉइन से छपी है। लेकिन ये किताब असल में पहले जब मैं फेसबुक पे मैंने इसकी कुछ चीज़ें लिखना शुरू की तो मुझे मतलब शब्दांकन के संपादक भरत तिवारी ने कहा कि आप हमारे लिए इसको कीजिए, हम इसको पोस्ट किया करेंगे। तो उससे ये हुआ कि एक अचानक मेरा जो फेसबुक का जो लिमिटेड वर्ड था उससे वो बढ़ गया। और चूंकि भरत तिवारी को भी संस्मरण विधा काफ़ी पसंद थी, तो मैंने 5 साल पहले कुछ छोटे छोटे संस्मरण लिखे थे, जैसे विष्णु खरे पे, निर्मल वर्मा पे, धर्मवीर भारती पे। तो उस वक्त जो मैंने लिखा, तो विष्णु खरे जो कि मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और उन दोनों जीवित थे, तो उन्होंने मेरी टिप्पणी पढ़ कर के कुछ ऑब्जेक्शंस किए कुछ फैक्ट्स को लेके। तो काफ़ी नाराज़ हो गए वो। उन्होंने एक लंबा, मतलब उनका एक तरीका था खर्रा भेजने का, तो मैंने उसको फेसबुक पे लगा दिया।
कि उनके ये विचार हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि शायद अपने समकालीनों पर या जीवित लोगों पर लिखने में कई समस्याएं हैं। तो फिर मैंने उसको एक दूसरे ढंग से फिर 5 साल तक तो मैंने उसको फिर लिखा नहीं। लेकिन कुछ लोगों को मेरी वो छोटी छोटी टिप्पणियाँ, खासतौर पर भरत तिवारी को, तो उन्होंने तो एक कॉलम ही शुरू कर दिया था, संस्मरण नामा। उसका नाम था संस्मरण नामा। और बाद में जब मैं लॉकडाउन में फंस गया, मैं अपने भाई के यहाँ था और हम दोनों अकेले थे, और मतलब मुझे आधा समय तो खाना वाना बनाने में लगता था। शाम को हम लोग फिल्म देखते थे, लेकिन सुबह कभी कभी नींद खुल जाती थी। तो मैं, क्योंकि नॉर्मली मैं लॉन्ग हैंड से लिखता हूँ, लेकिन अब मेरे सामने चॉइस थी कि मैं आईपैड पे लिखूं या कि डायरेक्ट मतलब टाइप करूं, जो कि मैं बहुत धीरे धीरे कर पाता हूं। तो उससे मेरी भाषा पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग हैंड में लिखने की बरसों से आदत है हम लोगों को। या मैं टाइप कर, जैसे दिनमान में टाइपिस्ट लड़कियां होती थी, हम उनको बोलते थे और वो टाइप करती जाती थी। तो वो हम लोग को प्रैक्टिस थी बोल के लिखवाने की। लेकिन वैसे तो आजकल मोबाइल पे बोल के भी टाइप हो जाता है, लेकिन उसमें काफ़ी काम करना पड़ता है। तो मैंने, अब जब लॉकडाउन तो एक विशेष स्थिति थी ना, हम लगभग एक ऐसी कैद में थे जो, जैसे मैं कहता था कि फर्स्ट क्लास जेल है ये, क्योंकि इसमें सारी सुविधाएं तो हैं लेकिन आप बंद हैं बिल्कुल। तो मैंने फिर वो जो टिप्पणियाँ लिखना शुरू की, तो उस पर जो प्रतिक्रिया काफ़ी मुझे मिली, मतलब इनकरेजिंग प्रतिक्रिया मेरे समकालीनों ने दी, युवा लेखक ने उन्होंने दी, जो कि मैंने देखा कि वो एक ऐसा दौर जो कि बीत चुका है, क्योंकि दिनमान का दौर काफ़ी इम्पोर्टेंट दौर माना जाता है हिंदी पत्रकारिता में भी और हिंदी साहित्य में भी। क्योंकि दिनमान एक ऐसा अखबार था जहाँ पर हिंदी के बेस्ट राइटर भी काम करते थे। ऐसा कोई अखबार ना कभी आगे आएगा ना कभी पहले, मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं कि एक ऐसे अखबार में काम करने का मौका मिलेगा जहां पत्रकार हिंदी के सर्वश्रेष्ठ राइटर्स हैं। एक नहीं, करीब 6-7 थे वो, क्योंकि सर्वेश्वर सक्सेना, प्रयाग शुक्ल, ये तमाम, मतलब रघुवीर सहाय, मतलब एक लंबी लिस्ट थी वहाँ पर जो कि काम, पहले मनोहर श्याम जोशी भी थे अंग्रेजी के ज़माने में। तो वो दिनमान एक तरह की एक अजीब दुनिया थी जो कि पत्रकारिता के नियमों से नहीं चलती थी। वो साहित्य और पत्रकारिता के उससे चलती थी। तो मैंने सोचा कि मैं दिनमान के संस्मरण लिखूं। फिर वो धीरे धीरे उनकी जो मैंने रिस्पांस देखी इस पे भरत तिवारी के शब्दांकन पर, तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप ऐसे लिखिए, या आप कुछ चीज़ें छिपा क्यों रहे हैं, या कुछ चीज़ें कम क्यों कर रहे हैं। लेकिन अंत में मैंने देखा कि उसकी रिस्पांस ने मुझे लगा कि ये किताब बनाई जा सकती है। तो जब मैंने करीब करीब, ऐसे तो देखिए मैंने इसमें कुछ विदेश के कुछ लोगों पर भी लिखा है, जैसे इतालवी कुछ ऐसी महिलाएं जो हिंदी प्रेमी हैं और जिन्होंने हिंदी में काम किया है, मरेओला खास तौर पे। तो वो सब जो मुझे अनुभव हुआ, उससे एक लगा कि ये किताब जो है अलग तरह की हो सकती है। मतलब इसमें हम वो टेक्निक अपनाएंगे कि जो फेसबुक की एक छोटी सी टिप्पणी भी चलेगी और एक लंबी टिप्पणी भी। क्योंकि लंबी टिप्पणी जो है, मैं असल में एक मजाक था एक ज़माने में, रमेश चंद्र शाह के बारे में कहीं एक मैंने साक्षात्कार में मजाक पढ़ा था कि उसमें उनके घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ छोटे लेख लंबे और उबाऊ किए जाते हैं। तो खैर ये तो मजाक था, शाह साहब एक स्कॉलर आदमी हैं, लेकिन विष्णु खरे भी बहुत लंबे लेख लिखने में विश्वास करते थे। अगर उन्होंने जैसे राज कपूर पे उनके मृत्यु के बाद भारत टाइम्स में लिखा, तो पूरा एक पेज संपादकीय पेज। तो वो जो एक टेक्निक है कि कुछ लोग दूसरे ढंग, मैं जैसे आमतौर पर संस्मरण लोग लंबे लिखते हैं, जैसे वो सारी डिटेल्स में जाते हैं तमाम, लेकिन मेरी स्टाइल मैंने जानबूझ करके रखी थी। ये नहीं कि मैं लंबा लिख नहीं सकता हूँ, आखिर मैंने उपन्यास लिखे हैं 3, ऐसा तो नहीं है कि मैं लंबा नहीं लिख सकता हूँ। लेकिन ये है कि ये संस्मरण विधा की मैंने स्टाइल डेवलप की, जो कि आज मैं देख रहा हूँ कि किताब छपे हुए करीब 1 महीना हो गया है। हिंदी के कई बहुत अच्छे लेखकों ने मुझे जो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कमेंट किए हैं, तो उससे मुझे लगा है कि जैसे एक पूरी, ये तो बहुत दुनिया खुल गई। क्योंकि अब जैसे अलका सरावगी ने मुझे अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज किया
कि मैं यादनामा पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें जब मैंने मरेओला के प्रसंग में, क्योंकि मरेओला की एक स्टूडेंट थी एलिजाबेथा, जिसको कि 93 में जब मैं वेनिस गया था तो उसने कहा था कि मरेओला ने कि ये आपको वेनिस घुमाएगी। वो लड़की हिंदी जानती थी, लेकिन उसकी प्रैक्टिस वो हिंदी कराना चाह रही थी, पर वो अंग्रेज़ी भी जानती थी। तो मैंने एक, जो कि हम लोग भारत में आमतौर पर सवाल करते हैं कि भाई आप किसी को भी हम जब बात करते हैं तो उससे सीधा सवाल होता है कि आपके पिताजी क्या करते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि आपके पिताजी क्या करते हैं? तो मरियोला बोली कि ये कोई सवाल है, आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। मैंने कहा क्यों? वो बोली कि ये हो सकता है इनके पिताजी चोर हों। तो मैंने ये संस्मरण में लिखा है। मरियोला वैसे तो बहुत भली महिला हैं, उन्होंने मुझे इटली बहुत घुमाया, लेकिन अलका शराबगी के उपन्यासों का उन्होंने अनुवाद भी किया है इतालवी में, और वो भी जानती हैं। एक बार मैं वेनिस में था तो अलका शराबगी भी वहाँ लेक्चर दे रही थी, मेरी वहाँ मुलाकात भी हुई थी उनसे। तो अलका जी ने कहा कि मैं इस किस्से को पढ़कर आधे घंटे तक हंसती रही, क्योंकि वो एक अलग तरह का एक मेमोयर है। उसमें मरियोला की वो इमेज नहीं है जो आमतौर पे जो कोई मेमोयर लिखने वाला लिखेगा। इसी तरह से प्रयाग जी ने मुझे कुछ इंटरेस्टिंग प्रतिक्रियाएं दी, क्योंकि प्रयाग जी ने मेरे साथ दिनमान में नहीं बल्कि उससे पहले से, जब मैं स्टूडेंट था लखनऊ में, तो प्रयाग जी एक बार गड़ा कोला निराला के गांव दिनमान के लिए रिपोर्टिंग करने गए थे। तो उस रिपोर्टिंग के लिए वो पहले लखनऊ रुके थे, मेरे घर रुके थे वो। और मैं तब स्टूडेंट था, 18-19 साल मेरी एज थी। प्रयाग जी मुझसे बड़े हैं, 9 साल बड़े होंगे। तो उनके साथ हम अमृतलाल नागर के घर गए निराला जी के बारे में बात करने के लिए। फिर हम गढ़ा कोला गए, वहाँ से उन्नाव गए, उन्नाव से पुरवा गए, पुरवा से गढ़ा कोला गए। तो प्रयाग जी से मेरा अच्छी दोस्ती हो गई। तो एक एक तरह के संपर्क मेरे बन गए, क्योंकि जब मैं लखनऊ में था 18 या 19 साल की उम्र में, तो नरेश सक्सेना से मेरा परिचय हुआ, जो वो भी मुझसे सीनियर थे जैसे प्रयाग जी थे। और दूसरे व्यक्ति जो जयकृष्ण अग्रवाल, जो कि बाद में आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं, वो एक बहुत बढ़िया ग्राफिक आर्टिस्ट हैं। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो भी, उनकी एज भी यही थी, यानी वो भी मुझसे 8 साल बड़े थे। तो ये लोग मेरे दोस्त बन गए और हम लोगों ने एक पत्रिका निकालने की, लघु पत्रिका निकालने की सोची, कविता और कला की। यानी उसमें वो पहली पत्रिका ऐसी थी लघु पत्रिकाओं में, क्योंकि मुझे याद है कि उन दोनों लघु पत्रिकाओं का केंद्र कलकत्ता होता था। और मुझे श्रीहर्ष एक वहाँ पर थे साहित्यकार, वो एक बार मुझे कलकत्ता से दिल्ली जा रहे थे या कहीं लखनऊ उनका रास्ते में था, उन्होंने मुझे स्टेशन पर बुलाया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आखिर ये बताइए कि आरंभ के कवर पे 5-5 रंग कैसे छापते हैं आप लोग? लघु पत्रिका का तो बजट बहुत कम होता है। मैंने उनको बताया कि कैसे जयकृष्ण जो हैं, वो जो पुराने लखनऊ के पुराने इलाके में एक प्रेस थी, वहाँ खड़े होकर ट्रेडिल पर अपने सामने लीनो कट जो होते थे ब्लॉक, क्योंकि वो तो ग्राफिक आर्टिस्ट थे, तो सामने हम लोग खड़े होकर के जब छपता था, मुझे याद है मैं और जयकृष्ण खड़े हुए हैं। तो वो देखा जाए तो आरंभ की कवर है, वो अपने आप में एक शोध का विषय हो सकते हैं। सिर्फ 6 अंक निकले थे आरंभ के, लेकिन आरंभ ने मुझे अचानक ऐसा लोगों को लगा, चूंकि ऑफिशियली संपादक के रूप में सिर्फ एक ही आदमी का नाम जा सकता था। नरेश सक्सेना इंजीनियर थे, जयकृष्ण पढ़ाते थे। तो नतीजा हुआ कि मेरा लेखकों से जो संपर्क हुआ तो सबने मान लिया कि मैं बहुत सीनियर आदमी हूँ, कम से कम 30 साल का तो होऊंगा, कहीं पढ़ाता होऊंगा। जैसे राजेश जोशी मुझे कई साल बाद जब मिले, तो वो ये जो कि मुझसे उम्र में बड़े हैं, तो वो कह रहे थे कि मैं तो आपको बहुत सीनियर समझता था। मंगलेश जी ने मुझे काफल पानी से एक चिट्ठी लिखी, पोस्टकार्ड, उसमें उन्होंने कहा कि अरे मैं तो यहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी उम्र सिर्फ 18 साल है। तो मैंने उनको बताया नहीं कि मेरी उम्र भी 18 साल है। तो इस तरह से एक दुनिया मेरे सामने अचानक कुंवर नारायण जैसे एक बड़े लेखक से मेरी दोस्ती हो गई। मतलब आप सोचिए कि दोस्ती और परिचय में फ़र्क होता है। लेकिन कुंवर नारायण जी के साथ मैंने जब बात की
तो उन्होंने देखा कि मेरी पढ़ने लिखने सिनेमा में कला में दिलचस्पी है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी लाइब्रेरी तुम यूज़ कर सकते हो। तो वो लखनऊ की दुनिया में जो एक अचानक प्रयाग जी से मेरा परिचय था, नरेश सक्सेना का, विनोद कुमार शुक्ल वगैरह से परिचय था, उनके दोस्त थे। तो हमें आरंभ में कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो शायद ही किसी पत्रिका को मिली हों। मतलब लघु पत्रिका में ऐसे लेखक जैसे रघुवीर साय ने कविता दी, श्रीकांत वर्मा ने दी, कुंवर नारायण ने दी, लेकिन उस समय जो जैसे धूमिल हैं, धूमिल का आरंभ से रिश्ता बड़ा ऐतिहासिक था, क्योंकि धूमिल सहारनपुर में थे और वो अपनी पोस्टिंग बनारस कराने के लिए बेचैन थे, वो सहारनपुर रहना नहीं चाहते थे। तो आरंभ का जब पहला अंक हम तैयारी कर रहे थे तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में एक विज्ञापन मिलता था, तो ठाकुर प्रसाद सिंह वहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर थे, वो बनारस के ही थे, तो धूमिल को जानते थे। तो मैं उनके पास गया तो विज्ञापन के लिए, क्योंकि वो 150 रुपये का विज्ञापन होता था, जो कि एक बड़ी बात है। 150 रुपये का विज्ञापन उस समय के, मतलब आप कल्पना कीजिए 67 में। तो ठाकुर प्रसाद सिंह ने कहा कि भाई धूमिल एक कवि हैं जो सहारनपुर में फंसे हुए हैं और वह ITI में काम करते हैं, ही इंस्ट्रक्टर। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं उनसे कविताएं लीजिए। उन्होंने अकाल दर्शन करके और एक गांव, वह अच्छी कविताएं लिखी हैं अकाल पर। तो चूंकि धूमिल अपनी कविताएं बनारस में जाके सुनाते थे लोगों को, तो धूमिल जब पहला अंक छपा है तो मेरे घर पे अचानक एक लंबा चौड़ा आदमी जिसकी मूछें बड़ी बड़ी थीं, वो खड़ा मिला मुझे। उसने कहा कि मैं धूमिल हूँ, सुदामा पांडे धूमिल हूँ, आपको मैंने कविताएं भेजी थी और मैं यहाँ आया हूँ, आपके घर में ही रुकूंगा। तो मैं, जो मेरे घर में मेड थी, वो मेरी माँ से बोली कि ये तो विनोद का दोस्त तो लगता नहीं है, ये इसका चाचा लगता है। लेकिन खैर वो तो उसकी समझ थी। तो मैं थोड़ा डर गया कि आरंभ का अंक उसी दिन आया था, उसमें जो एक कविता थी उनकी गांव, तो नरेश सक्सेना ने उसमें 2 पंक्तियां हटा दी थी। कविता अच्छी थी, लेकिन उसमें उनका कहना था कि ये 2 पंक्तियां जो हैं इसको खराब कर रही हैं। उसके बाद हुआ ये कि मैं डरा कि धूमिल इतने लंबे चौड़े हैं, ये तो मुझे डांटेंगे अब कि मेरी कविता में से, क्योंकि उसी दिन अंक आया था। तो उन्होंने मुझे, धूमिल ने आके घर में, मैंने उनको चाय वाय दी, तो फिर मैं डरते हुए कहा कि अंक तो आ गया है, उसमें बहुत अच्छे रेखांकन हैं, आपकी कविताएं हैं, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी सी आपकी कविता की पंक्तियां रह गई हैं। तो धूमिल एक बहुत दिलचस्प आदमी थे। उन्होंने कहा, विनोद कोई चिंता ना करो, मैं उसे प्रूफ की मिस्टेक मानूंगा। तो इस तरह से उन्होंने, धूमिल ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि उनकी कविता काट दी गई है, और मैं थोड़ा रिलीव हुआ उससे। फिर धूमिल अक्सर आने लगे, क्योंकि उनको ट्रांसफ़र के लिए बार बार सहारनपुर में आना पड़ता था। फिर वो मुझे चिट्ठियां लिखते थे, तो करीब 27 चिट्ठियां मेरी, जब उनका निधन हो गया ब्रेन ट्यूमर से, तो आलोचना का एक अंक निकला था, धूमिल अंक, जो नामवर सिंह तब संपादक थे, तो विष्णु खरे उनके सह संपादक थे। तो वो 27 चिट्ठियां तब वहाँ छपी थी, सारी की सारी। वो धूमिल की वो दास्तान है पूरी, उनके उसमें कविताओं पर बातचीत है, कविता आंदोलन पे बातचीत है, और उनके ट्रांसफ़र की मनस्थिति पे बातचीत है। तो वो जब एक बार आए, दूसरी बार शायद जब आए, तो मुझसे बोले कि भाई मैंने एक कविता लिखी है मोचीराम, और मोचीराम कविता जो है वो एक अद्भुत कविता थी। और उन्होंने कहा कि मैंने त्रिलोचन को बनारस में इसको अभी सुनाया था आने से पहले, और ये तुम दूसरे श्रोता हो इसके। तो वो कविता सुन के मैं काफ़ी चकित रहा, थोड़ी लंबी कविता थी, और उन्होंने एक ऐसी इमेज बनाई थी उसमें कि बाद में तो बहुत से कवियों ने उस तरह की कविताएं लिखने की कोशिश की, और वो कविता आरंभ में छपी, मोचीराम उनकी, बल्कि आरंभ के शायद 4थे अंक में वो छपी थी। तो इस तरह से आरंभ में कमलेश ने बहुत अच्छी कविताएं दे दी। वो एक बार गोरखपुर से आए थे, उन्होंने 8-10 अपनी कविताएं दे दी। तो विनोद कुमार शुक्ल ने नरेश जी के कारण कविताएं भेज दी, क्योंकि वैसे तो शायद विनोद कुमार शुक्ल उन दिनों तो बहुत वो थे, संकोची किस्म के थे। मतलब ये हालत थी कि हम लोगों ने जब 4थे अंक में लिखा
कि हमें थोड़ा सा अगर कोई वार्षिक चंदा 4 रुपए का लोग दे सकें, तो मैंने देखा कि विनोद कुमार शुक्ल ने 4 रुपए का एक मनी ऑर्डर भी भेजा मुझे, क्योंकि वो कविता भी भेज रहे थे और उसका शुल्क मैंने उनसे कहा भी कि आपको तो हम मुफ्त में दे सकते हैं, आपकी कविताएं छप रही हैं। इसी तरह अशोक वाजपेयी सीधी में कलेक्टर थे उन दिनों, अभी नए नए आईएएस में शायद वो गए थे, और वो उन्होंने काफ़ी आरंभ का समर्थन किया, उनके लिए लिखा भी और सुझाव दिए। तो दूधनाथ सिंह ने बहुत मदद की। दूधनाथ सिंह जो हैं वो मुझे, उन्होंने गिरधर राठी की कविताएं भिजवाई, अजय सिंह की कविताएं भिजवाई, और काफ़ी उन्होंने लिखा कि कैसे करो क्या करो। तो अचानक मैंने अपने आप को हिंदी के बहुत दिग्गजों के बीच में पाया, और चिट्ठियां लिखते थे हम लोग मिलने। तो मैं उन दिनों जब आरंभ का दूसरा अंक छपा तो दिल्ली आया, तो दिल्ली में प्रयाग जी मुझे, क्योंकि प्रयाग जी मेरे घर ठहर चुके थे, मुझे जानते थे, तो मैं उनके साथ, मैंने प्रयाग जी के साथ महेंद्र भल्ला, उनके भाई तब जीवित थे, थोड़े उनसे एक मुलाकात हुई थी, रामनारायण शुक्ल जो कि बहुत अच्छे कहानीकार भी थे, वो मुझे राम कुमार के स्टूडियो में ले गए गोल मार्केट में, प्रयाग जी। और राम कुमार ने हमको एक ड्राइंग दी, जो कि मैंने अभी अपनी नई जो मेरी अंग्रेजी में कविताओं की किताब आई है, अभी आज ही रिलीज हुई है, उसमें वो ड्राइंग है जो कि हमने आरंभ में भी छापी थी। तो इस तरह से अचानक प्रयाग जी के कारण यहाँ मैं दिल्ली के, फिर रघुवीर साहब से मेरी अचानक मित्रता हो गई कि उनके भाई की शादी थी, लखनऊ आए थे और वो अपनी गाड़ी में मुझे घुमा कर जगह जगह घूम रहे थे। कृष्णान कक्कड़ उनके दोस्त थे जो लखनऊ के एक हस्ती थे। तो मतलब कुंवर नारायण के घर पे लगभग मैं तो जैसे लगता था जैसे मेरा ही घर है, क्योंकि कुंवर नारायण की विष्णु कुटी उन दोनों ऐसी लखनऊ की एक ऐसी जगह थी जहाँ बहुत हस्तियाँ आके रुकती थी। मेरे सामने ही उन दिनों कारंथ जी आए थे, रुके थे, अज्ञे जी आए थे, और डांसर्स म्यूजिशियन पंडित जसराज आए हुए थे एक बार। तो उनके घर में ऐसे लोग आते रहते थे। एक ज़माने में जब मैं तो था नहीं उन दिनों में, यानी कि बहुत छोटा था, तो आमिर खान ने हंस ध्वनि की रिकॉर्डिंग उनके घर पे कराई थी, जो कि बहुत कमाल की रिकॉर्डिंग थी। वो कुंवर नारायण एक ऐसी एक इंस्टीट्यूशन थे लखनऊ में, और वो मुझसे 21-22 साल बड़े थे, लेकिन उन्होंने मुझे अपना दोस्त बना लिया, जैसे जैसे कि हम लोग बराबर के लोग हैं। ऐसा ऐसा मौका आज के लोगों को पता नहीं मिल पाएगा, कभी आए नहीं मिल पाएगा, लेकिन वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और मेरे एक तरह से उनकी पूरी लाइब्रेरी में छान मारी। अब चूँकि मुझे ब्रिटिश काउंसिल लखनऊ का मेरा एक तरह का इंस्टीट्यूशन था, जिससे कि मैंने सीखा सिनेमा, मैंने साइट एंड साउंड की मैगजीन से सीखा जो ब्रिटिश काउंसिल में होती थी। और लंदन मैगजीन का मैं लेआउट तक आरंभ में चोरी करता था, यानी कि उसका लाइन कैसे दी जाए कविता पे, ये सब बातें मतलब आज हमें याद आ रही हैं उस तरह से। तो वो दुनिया, एक मेरा कहने का आशय है कि मेरा जीवन कुछ अजीब है कि मैं जब छोटा था तो मेरे सारे दोस्त मुझसे उम्र में बड़े थे। मतलब एक आध मेरे कोई समकालीन था, मंगलेश जी को मैं कह सकता हूँ कि मेरे समकालीन दोस्त कहे जा सकते हैं, या उदय प्रकाश को कह सकता हूँ जब वो दिनमान में आ गए थे। लेकिन मेरे सारे दोस्त बहुत सीनियर थे, यानी विष्णु खरे से मेरी ऐसी दोस्ती हो गई थी कि जैसे कि मैं उनके उम्र का हूँ। तो आज जब मैं बड़ा हो गया हूँ, यानी कि मैं अब सीनियर हो गया हूँ, तो आज मेरी दोस्ती सब यंग लोगों से ज़्यादा है। तो शायद वो जो मैंने जीवन में जो एज डिफरेंस की ज़िंदगी जी, वो आज भी जारी है। अब इसको लोग, अभी अर्पण कुमार जी ने एक सवाल भी किया हुआ है कि आप अपनी पीढ़ी के और लोगों की तरह यंग लोगों में ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण कुछ नहीं है, ये एक संयोग है कि देखिए, आप खुद कल्पना कीजिए कि मैं जयकृष्ण के कारण मैं चित्रकारों से मिला, क्योंकि जयकृष्ण लखनऊ में कई बड़े चित्रकार आते थे। तो अचानक मैं चित्रकला की दुनिया में मेरी दिलचस्पी हो गई। स्टूडियो इंटरनेशनल ब्रिटिश काउंसिल में था, जहाँ मैंने बहुत पढ़ा। स्टूडियो इंटरनेशनल, साइट एंड साउंड, लंदन मैगजीन, और सबसे अधिक न्यू सोसाइटी। और मतलब इस तरह की मैंने जॉन बर्जर का कॉलम कला का पढ़ना शुरू किया, उसमें ये जो न्यू सोसाइटी में। और उस कॉलम से मैंने सीखा कि आर्ट पे कैसे लिखा जाए। मुझे हर्बर्ट रीड या और जो स्कॉलर थे, ब्रिटिश स्कॉलर्स,
वो कला में कभी लुभाते नहीं थे। जॉन बर्जर एक ऐसा व्यक्ति था जो कि मतलब उसकी राइटिंग बहुत साफ थी, और ऑफ कोर्स वो मार्क्सिस्ट विजन थी उनकी, लेकिन वो लिखते बहुत साफ थे। और उनका कॉलम मैंने समझिए कि उससे कला का सारा ज्ञान प्राप्त किया, और सिनेमा का सारा ज्ञान साइट एंड साउंड मैगजीन से प्राप्त किया। तो ये मेरे दोनों, मैंने कभी एफटीआई में ट्रेनिंग नहीं ली है, मैंने कभी किसी आर्ट कॉलेज में जाके आर्ट हिस्ट्री नहीं पढ़ी है बड़ौदा में जाकर। तो मेरी सारा जो ट्रेनिंग हुई है इन मैगजीनों से हुई है, या फिर कंवर जी की लाइब्रेरी से। क्योंकि विष्णु कुटी, मेरा ये मानना है कि विष्णु कुटी पर एक किताब आनी चाहिए। जैसे ये एक बहुत रिसर्च का विषय है, अनफॉर्चुनेटली विष्णु कुटी आज टूट चुकी है, और कंवर नारायण जी को उसे बेचना पड़ गया था। उनका बेटा अपूर्व, जो हम लोग का अच्छा मित्र भी है, अपूर्व इस बात को लेकर काफ़ी दुखी रहता है कि विष्णु कुटी को बेच दिया गया है या हमें तोड़ना पड़ गया। वो आज उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जयकृष्ण और नरेश सक्सेना उसकी एनेक्सी में रह भी चुके हैं। जयकृष्ण से मेरी अभी 2-4 दिन पहले बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि उनके पास भी विष्णु कुटी के कोई मतलब बाहर के फ़ोटो नहीं हैं, लेकिन उनके पास और चीज़ें बहुत हैं। जैसे वहाँ पर जो लोग आते थे, मुझे याद है संयुक्ता पाणिग्राही एक बार उनके यहाँ रुकी थी अपने पति के साथ, रघुनाथ पाणिग्राही के साथ। तो वो वहाँ पर डांस हुआ था उनके घर के पिछले जो आंगन में, वहाँ पर डांस हुआ था। तो मतलब मुझे वो श्रीलाल शुक्ल थे उस समय, ये सब लोग, मतलब आप सोचिए लखनऊ की हस्तियाँ आपकी आसानी से दोस्त बन जाती थी। अमृतलाल नागर के बारे में कंवर जी की पत्नी मुझे बताती हैं, भारती जी, कि वो कभी कभी उनका जब मूड होता था तो चौक से रिक्शा लेकर विष्णु कुटी आ जाते थे। तो मेरा ये मानना है कि कंवर नारायण पर तो जीवनी लिखी जाए वो तो ठीक है, लेकिन एक विष्णु कुटी पर पूरी किताब रिसर्च होनी चाहिए। क्योंकि देखिए ये चीज़ें जो हैं धीरे धीरे बिल्कुल गायब हो जाएंगी। आज तो भारती जी संयोग से हमारे बीच ही में है, बहुत सौभाग्य का है, तो उनसे बहुत सी बातें पूछी जा सकती हैं। उनके बेटे को तो इतना नहीं याद होगा, उस चूँकि विष्णु कुटी में तो वो बचपन बीता है, लेकिन और लोग हैं, कुछ लोग जिंदा हैं जिनसे कि बहुत सी तय कोई कर सकता है। क्योंकि उस ज़माने में लखनऊ में यशपाल, भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर की जो एक टिकड़ी थी, वो उसके बाद का जो दौर था वो कंवर नारायण चूँकि आत्मजयी के बाद काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे। और उनके ये था कि बेसिकली उनका परिवार में मोटर का काम होता था, स्पीड मोटर, तो उनको नौकरी वोकरी नहीं करनी पड़ती थी। उन्होंने अपनी कहानी संग्रह में लिखा भी था कि मैं साहित्य का धंधा ना करना पड़े इसलिए मोटर का धंधा करता हूँ। मतलब उन्होंने इस बात को सरकास्टिक होकर कहा था। तो वो जो एक पूरी दुनिया है, अगर रजा फाउंडेशन या कोई भी ऐसा जो संस्था है विष्णु कुटी पे किताब लिखवाए, क्योंकि वो आज भी उस पर लिखा जा सकता है। हालांकि वो चीज़ें नहीं रह गई हैं, लेकिन जयकृष्ण नरेश तो वहाँ रहते थे, तो उनसे इंटरव्यू लिए जाए लंबे लंबे अगर। और जयकृष्ण मुझे अभी बता रहे थे कि उन्होंने, उनके पास उस दौर की कुछ अद्भुत तस्वीरें हैं कंवर नारायण जी की। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी कोई किताब बनाई जा सकती है, क्योंकि अभी हाल में कंवर जी की जो डायरी के बारे में मुझे मालूम पड़ा है कि उनकी कई डायरियां हैं। और अपूर्व मुझसे कह रहा था उनका बेटा कि भारती जी उनकी पत्नी उन डायरियों को आजकल पढ़ रही हैं। तो ये हम लोग को असल में अपनी परंपरा को बचाने की कोई तमीज़ तो है नहीं। हम कला की कैटलॉग, कला की किताबें, ये सारी चीज़ें, दुर्लभ चीज़ें लोग रद्दी में बेच देते हैं परिवार वाले। तो ये हमारा काम है कि उस पूरी दुनिया को, इसलिए यादनामा बेसिकली लखनऊ का जो नॉस्टैल्जिया है उसमें थोड़ा सा मेरी पर्सनल लाइफ का नॉस्टैल्जिया है। लेकिन वो जो हजरतगंज की एक दुकान थी जो चेतना, जो कि लेफ्टिस्ट दुकान थी जहाँ किताबें, तो वो जो दिलीप विश्वास वहाँ पर एक था जो कि मुझे हमेशा देखता रहता था कि ये आंद्रे जीत कभी ढूंढ रहा है, कभी कोस्टलर ढूंढ रहा है। तो मुझे बोला कि तुम सारी वो किताबें ढूंढते हो जो वामपंथी, जो जिनका मोह भंग हो गया कम्युनिज्म से। मैंने कहा कि ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन मैं तो सबसे बड़ा, मेरा प्रिय जो समीक्षक है वो जॉन बर्जर है। और बाद में वर्षों बाद मुझे अमरजीत टंडन, पंजाबी पोइट जो लंदन में रहते हैं,
उन्होंने बताया कि वो जॉन बर्जर के दोस्त थे बोले उन दिनों उनके अच्छी उनका संपर्क था, और जॉन बर्जर ने उनकी कविताओं पर की किताब में लिखा भी है। और लेकिन मैं कभी मिल नहीं पाया। एक बार उनका लेक्चर था लंदन में, मैं था वहाँ, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें एंट्री के लिए पहले से काफ़ी रिजर्वेशन होती थी। तो मैं समझता हूँ कि जो सिनेमा में तो मैंने देख के सीखा। सिनेमा के फेस्टिवल मैंने जब देखना शुरू किए तो मिक्लोश यांचो की हंगेरियन डायरेक्टर थे, उनकी फिल्म मैंने देखी। अद्भुत फिल्म थी वो, होपलेस वंस उसका नाम है, लेकिन उसके दो नाम हैं, एक नाम उसका होपलेस वंस है, उसमें जो है वो दूसरा नाम है राउंड अप। उस फिल्म को देख के मुझे लगा कि सिनेमा ये हो सकता है। फिर मैंने रॉबर्ट ब्रेसा फ्रेंच डायरेक्टर की फिल्म देखी, उसका नाम था मोशेट। फिर आले रहने की एक फिल्म देखी, आई लव यू आई लव यू। तो ये फ्रेंच और हंगेरियन सिनेमा देख के मुझे लगा कि ये है सिनेमा। तो हम लोग तो बॉम्बे सिनेमा को जानते ही, मतलब उसका तो मेरा जो सारा उन दिनों चूँकि लखनऊ के मेफेयर थिएटर में अंत्योनोनी की फिल्में देखने को मिली, जो कि जबरदस्ती पॉइंट या ब्लो अप वगैरह, तो मेरा सारा एजुकेशन दूसरे ढंग से हुई। यानी कि हम लोग उन दोनों भारतीय सिनेमा के बारे में कम जानते थे और यूरोपीय सिनेमा के बारे में ज़्यादा जानते थे। ये इसे आप नेगेटिव बात भी समझ सकते हैं, पॉजिटिव भी समझ सकते हैं। लेकिन जैसे विष्णु खरे को या विजय मोहन सिंह को या पंकज राग को हिंदी गानों के बारे में जो जानकारी है वो मुझे नहीं है। देखिए मैंने पॉपुलर सिनेमा पे भी लिखा, बाद में नवभारत टाइम्स में मैं फिल्म समीक्षक रहा हूँ, और दिनमान में तो हम लोग ज़्यादातर इंटरनेशनल सिनेमा पे लिखते थे, क्योंकि दिनमान का माहौल बहुत दूसरा था। मतलब बेसिकली जो मुझसे अर्पण जी ने सवाल किए हैं, मैं थोड़ा उससे अलग ये बहुत सी बातें इस समय पहले कह रहा हूँ, लेकिन उनके सवाल जो हैं वो हैं कि आपने ये जो शैली यादनामा में अपनाई उसका क्या मतलब, उसका संदर्भ उन्होंने पूछा है कि किस तरह से वो शैली, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से मैंने उन चीज़ों को लिखा, मे बी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। और कुछ ये है कि मैं कोई कंसल्ट नहीं कुछ कर सकता था, क्योंकि मेरी लाइब्रेरी तो मैं भाई क्या था, वहाँ मेरी लाइब्रेरी नहीं थी, मेरी अपनी मैगजीनें अपनी किताबें नहीं थी वहाँ। लेकिन इंटरनेट की थोड़ी बहुत हेल्प कभी कभी मिल जाती थी। तो बेसिकली मैंने जब लिखना शुरू किया तो उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज, चूँकि मैं देख रहा था अभी दो तीन टिप्पणियाँ, जैसे गगन गिल ने मुझे कल परसों एक व्हाट्सएप में किताब का हिस्से के बारे में कहा कि आप में जो रवानगी है भाषा की, या बतरस जिसे कहते हैं, वो मतलब आकर्षित करती है। तो ये बात राकेश श्रीमाल ने भी एक छोटी सी टिप्पणी लिखी थी, उन्होंने मुझे भेजी। उसमें भी उन्होंने भाषा के बारे में बात की, बड़ी सम्मोहक है ये भाषा, शरारती भी है, और मतलब प्रिय रूप से अचंभित करने वाली लिखा उन्होंने। तो मतलब वो बेसिकली ये जो इसकी स्टाइल है, सबसे अच्छा प्रयाग जी ने इस पर प्रतिक्रिया दी, क्योंकि प्रयाग जी मुझे बहुत जानते हैं और वो मेरे साथ सीनियर होने के बावजूद दोस्ती की रिलेशनशिप रही है, और हम लोग कला की दुनिया में तो पता नहीं कितना घूमे हैं और कितने साथ रहे हैं। तो उन्होंने जब इसको पढ़ा, किताब को उन्होंने खरीद के पढ़ा, मतलब ये नहीं उन्होंने उम्मीद की कि मैं उनको, हालांकि उनको तो मैं किताब दे भी सकता था, उन्होंने कहा कि ये हिंदी के संस्मरण साहित्य की एक बहुत ज़रूरी किताब है। अब प्रयाग जी ये कहते हैं तो देखिए, अब मैं क्या कहूँ अपनी किताब के बारे में, लेकिन उन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी इसमें लिखी थी कि अनायास आकस्मिक ढंग से घटित हुआ जो है उसे तुमने अचूक ढंग से पकड़ा है। मतलब हर व्यक्ति हर प्रसंग जो है पॉइंटेड ढंग से कुछ ऐसा कह रहा है जिसका अर्थ और मर्म अपने तई भी खोजना है। तो ये जो एक उन्होंने फिर रश्मि भारद्वाज का एक इसमें एक कमेंट था किताब के उस फ्लैप में कि पोस्टकार्ड वाला, क्योंकि बेसिकली इसमें पोस्टकार्ड शैली, या विष्णु खरे ने तो स्टैम्प साइज शैली कहा था, तो उसमें रश्मि ने उसमें एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि मतलब एक जैसे हॉस्टल में जब हम लोग रहते थे, यानी वो लोग पटना में,
तो नन्हा सा पोस्ट कार्ड जैसे उन्हें मिलता था अपने दोस्तों या घर वालों को भेजने के लिए, तो उस नन्हे से पोस्ट कार्ड में जो अटाई जाती हैं ढेर सारी बतकहियाँ, तो उन्होंने उसका कहना था कि ये वो शैली है लिखने की कि उस पोस्ट मैं खुद मानता हूँ कि ये किताब बेसिकली पोस्ट कार्ड जो कि हमारी जीवन से गायब हो रहा है। आज पोस्ट कार्ड का तो शायद कोई पोस्ट कार्ड आ जाए तो एक साल में एक पोस्ट कार्ड आता तो लगता है कि कोई बहुत आश्चर्य की बात है कि पोस्ट कार्ड आज आ गया। तो उस पोस्ट कार्ड में आप एक लाइन लिखा करते थे पुराने लोग कि थोड़ा लिखा बहुत समझना, तो मैंने उस शैली को अपनाया है कि थोड़ा लिखो और उसे बहुत समझो, क्योंकि उसमें वो सारे, देखिए एक बात ये भी है कि आप अपने दोस्तों पे लिखिए या अपने ऐसे सीनियर्स पे लिखिए तो सिर्फ तारीफ लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि निर्मल वर्मा, मुझे एक बार उन्होंने बहुत, उनका प्रिय इंटरव्यू था, वो सारिका के लिए मैंने किया था और वो उनके निबंध संग्रह में है। देखिए निबंध संग्रह में कोई अपना इंटरव्यू नहीं देता है, लेकिन वो ज्ञानपीठ से छपी थी किताब उनकी, उसमें उन्होंने इंटरव्यू को निबंध की तरह यूज़ किया है। आप इसी से मालूम पड़ सकता है कि उसको उनके लिए इम्पोर्टेंस थी उसकी। उन्होंने उसमें कहा है कि मैंने उनसे पूछा कि हिंदी में डायरी, जीवनी, ये सब चीज़ें क्यों नहीं ठीक से लिखी जाती, तो उसका कहना था कि भाई ये जो चीज़ें जो हैं निर्मम होके जब तक नहीं लिखोगे, तो इसीलिए गगन गिल ने मुझे एक दिन कहा कि आप राम कुमार की पत्नी के बारे में मरियुल्लाह का कमेंट आपको अवॉइड करना चाहिए था, क्योंकि उसमें मरियुल्लाह ने उनके दांतों के बारे में कमेंट किया था। तो फिर मैंने उनको कहा कि देखिए निर्मल जी तो कहते थे निर्मम होइए, और मैं तो इसमें निर्मम भी नहीं हुआ हूँ, ये तो एक साधारण मतलब एक कमेंट मैंने लिया है। तो वो सारी बात यह है कि अब जैसे मंगलेश डबराल है मेरे बहुत, मैं तो उनको अपना फेवरेट पोइट मानता हूँ और वो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, हमने बरसों साथ समय बिताया है। लेकिन जब मैं उन पर एक दिन उनका फ़ोन किसी और काम से आया तो मैंने कहा मंगलेश, वो उनको मेरे कुछ संस्मरण पसंद आए थे, उन्होंने टिप्पणियाँ भी लिखी थी उस पर। जैसे मैंने ये सारी लिखवाई नहीं है फ्लैप, बेसिकली ये लोगों ने अपने आप कमेंट उस समय दिए थे, मैंने कहा उसी को आप रीवर्क कर दिया। कृष्ण कल्पित का जो कमेंट है वो बेसिकली वो उस पर उन्होंने शब्दांकन के मेरे उस पर लिखा था और अपने ढंग से लिखा था, कोई फ्लैप के लिए नहीं लिखा था। और कृष्ण कल्पित ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया, क्योंकि भरत तिवारी उसको संस्मरणनामा कह रहे थे, लेकिन कृष्ण कल्पित ने कहा कि इसे यादनामा आप कहिए। तो मुझे भी लगा कि ये साउंड अच्छी है और आज मैं उनका आभारी हूँ, क्योंकि यादनामा नाम ज़्यादा कैची भी है और ज़्यादा सही भी है। तो वो जो मंगलेश जी को मैंने कहा कि देखिए मैं आप पर लिख सकता हूँ, लेकिन आपको फिर बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि लिखना आसान काम नहीं है किसी भी अपने साथी के बारे में। अब उसमें मैंने कुछ ऐसे प्रसंग लिखे हैं जो मेरे लिए भी एम्बैरसिंग हो सकते हैं, लेकिन मैं तो परवाह नहीं करता। उसमें मेरी पत्नी के बारे में उनका कमेंट है, मैंने वो भी लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए किताब को, मुझे कोई इसकी चिंता नहीं है कि वो, देखिए दोस्ती में एक मस्ती में आप बहुत कुछ कहते हैं। मैंने कितना समय वीरेंद्र, मुझे याद है डंगवाल के साथ एक बार हम लोग नीलाभ के घर में पार्टी हुई थी और वीरेंद्र डंगवाल जो है कार के ऊपर, बाहर एक कार खड़ी थी उसको छत पे बैठ गया और चिल्लाने लगा। तो मतलब बेसिकली जो फेलिनी की एक फिल्म है अमारकोड, उसमें एक जगह पे एक अंकल है जो कि हॉस्पिटल में है मेंटल, उसको वो घुमाने ले चलते हैं, वो एक पेड़ पे जाके बैठ जाता है और कहता है कि मतलब उसका बहुत इंटरेस्टिंग वो फिल्म है अमारकोड, वो उनकी आत्मकथा है फेलिनी की। उसमें वो अंकल जो है पेड़ पे ऊपर चढ़ जाता है और कहता है आई वांट वीमेन, आई वांट वीमेन। वो चूँकि वो एक ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पर वो उसको मेंटल असाइलम में उसकी स्त्रियों की ज़रूरत कोई पूरी नहीं हो सकती है। तो वो बड़ा अच्छा प्रसंग है। तो मेरा ये कहना है कि ये ठीक है कि कुछ तरह के फैक्ट्स को, कुछ लोगों ने कहा कि आप कुछ बातें छिपा रहे हैं, छिपा तो रहा हूँ मैं, क्यों नहीं छिपाऊंगा, हर चीज़ तो बताई नहीं जाती। अगर आप हर चीज़ बता देंगे, अभी का सबसे दिलचस्प किस्सा तो अभी परसों का है। गगन गिल का जन्मदिन था 18 नवंबर को, आज 19 है, तो 17 को मुझे ध्यान था कि उनका जन्मदिन जो है इंदिरा गांधी से पहले आता है।
और मैंने कोई, क्योंकि हम लोग के कलाकार मित्र परमजीत अर्पिता की बेटी का उसी दिन निधन हो गया था, तो कुछ मेरा उनसे संवाद हो रहा था, तो मैंने कहा कि कहिए तो मैं आप पर यादनामा लिख दूं। तो गगन बोली, नहीं, अब मैं इस दुनिया से बहुत अलग हूँ, और मेरी दुनिया में आप जो लिखेंगे अब कई कंट्रोवर्शियल बातें हैं, हिंदी साहित्य में हल्ला होगा। तो मैंने कहा कि वैसे वो मेरी शैली की प्रशंसक थी, उन्होंने मुझे लिखा भी है कि आपकी भाषा की रवानगी बहुत पसंद है मुझे। लेकिन मैंने उनसे कहा कि अच्छा आप अपने बताइए कि आप किन फैक्ट्स को फोकस करना चाहती हैं। मैंने ऐसे मजाक में लिखा, व्हाट्सएप पे बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा आप, मुझे ये याद है, मुझे ये याद है। तो मैंने देखा कि एक अर्पण कुमार का एक सवाल है कि आपको क्या मेमोरी रहती है। क्या वो एक जगह विक्रम सिंह ने, फिल्म मेकर से हमारे दोस्त, वो मुझसे कहते थे कि भाई विनोद, तुम्हारी एलिफेंट मेमोरी है, यानी कि तुम बहुत चीज़ें याद रख लेते हो। तुम, मैं जब भी कला की कोई बात करता हूँ तुम फौरन बता देते हो कि ये प्रसंग है। तो ये पूछते हैं कि आपकी मेमोरी, आपको अर्पण कुमार ने पूछा है कि क्या धोखा तो नहीं देती है। मैंने कहा जरूर देती होगी। देखिए, हर एक की एक सेलेक्टिव मेमोरी होती है। जैसे गगन गिल ने मुझे जो अपनी मेमोरी शेयर की मेरे साथ, वो मैंने उसकी लिस्ट देखी, उसने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा, और वो लिस्ट मेरे से अलग थी काफ़ी, कुछ कुछ कॉमन थी। तो यानी हर एक की याद अपने ढंग की होती है। वही चीज होती है जैसे जो फिल्म है कुरोसावा की राशोमोन, एक ही कहानी के 3-4 एंगल हैं वहाँ। मतलब आप हर दूसरे एंगल से कहानी देख सकते हैं। तो हमारे रिश्तों को यादें भी एक ढंग से, लेकिन मैंने कभी भी किसी में कोई गलती नहीं की है। मैंने कोई ऐसा रॉन्ग फैक्ट नहीं लिखा है कि कोई आदमी उसको कहे कि साहब विनोद जी आपने तो ये गलत लिख दिया है। क्योंकि मैं जिस मेमोरी को लेके कॉन्फिडेंट हूँ उस पर लिखा है। और मेरे जैसा, मैं कहूँगा मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जिसको इतनी छोटी उम्र में हिंदी साहित्य के बड़े बड़े नाम दोस्त बन गए और कलाकार दोस्त बन गए। आप देखिए, सूजा हुसैन, मंजीत बाबा, सुबोध गुप्ता, इनसे दोस्ती कोई आसान काम नहीं है। आज आप इस रैंक के कलाकार से मिलने जाइए तो वो उसकी सेक्रेटरी मिलेगी आपको। आज सुबोध गुप्ता को मिलना हो तो उसकी सेक्रेटरी कहेगी कि आप टाइम बताइए, फिर बताएंगे हम आपको। लेकिन वही सुबोध गुप्ता मेरे दफ्तर में मेरा इंतजार कर रहा था जब वो पटना से दिल्ली आया था। कहने का मतलब ये हुसैन साहब है। जैसे हुसैन साहब जैसे लोग आज आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जो थोड़े बहुत सक्सेसफुल कलाकार हैं उनसे मिलने के लिए आपको लगता है कि वो बैंक मैनेजर हैं या किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं। लेकिन हुसैन साहब जब 95 के थे, मैं लंदन गया 2010 में, उनके निधन से करीब 10 महीने पहले। तो मैं उनको फ़ोन किया, उनका प्राइवेट नंबर उनके बेटे से मैंने लिया था। तो हुसैन साहब ने कहा अरे अभी आ जाओ। और वो ऐसे मिले जैसे कि, अच्छा, उन्होंने उन दिनों 18 करोड़ की एक बुगात्ती गाड़ी खरीदी थी। यानी कि वो ऐसा नहीं था कि वो कोई बहुत स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट थे या जो बुढ़ापे में इग्नोर कर रहे थे लोग उन्हें। तो वो जो एक दुनिया थी सूजा हुसैन या रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा की, आज वो दुनिया नहीं है। ये तो देखिए, मैं कोई नॉस्टैल्जिया नहीं पैदा करना चाहता, मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि आज अच्छा नहीं हो रहा है, आज बहुत सी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। लेकिन मैं आज यंगर, चाहे कला हो चाहे साहित्य हो, उसमें यंगर लोगों के बीच भी काफ़ी बैठता हूँ। बहुत, मतलब जो 30, 35, 25 साल के लोग हैं, लेकिन मैं उनके साथ डायलॉग कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार उस पीढ़ी को लगता है कि जैसे महिलाओं को लेके, जैसे आज की जो नवोदित कवियत्रियाँ या लेखिकाएँ हैं, वो ये कहती हैं कि आप हम लोग के, मतलब आज फेमिनिज्म ने दुनिया को बदल दिया है और आप लोग वो एटीट्यूड नहीं ले सकते हो जो पहले ले सकते थे। यानी गगन गिल पर लिखते हुए आप जो वो सुविधाएं ले रहे हो वो आज नहीं आपको मिलेंगी। लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ बेसिकली, क्योंकि ऐसा नहीं है, आज सब लोग बदल रहे हैं। सूजा तक ने मुझे एक बार कहा था कि फेमिनिज्म को आप थोड़ा जानने के बाद मेरा स्त्री के प्रति नज़रिया बदला है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है आज के जो नए फेमिनिज्म को समझते नहीं हैं या पितृसत्ता के पक्ष, हम कोई रक्षक नहीं है, ना उसके वो हैं समर्थक हैं। हम भी चाहते हैं कि स्त्री को बराबरी मिले। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक माहौल, मी टू मूवमेंट के जैसे अच्छे कारण भी हैं,
मतलब एक सच्चाई है कि वीमेंस के साथ काफ़ी मतलब अत्याचार होता है वर्किंग प्लेस में या प्राइवेट स्पेस में या मेट्स के साथ। लेकिन उसको लड़ने का तरीका ये नहीं है कि आप स्त्री भी पुरुष का सिंहासन पर बैठ जाए, क्योंकि एक होती है पोजीशन, मर्द की एक पोजीशन है, उसमें एक स्त्री भी मर्द बन सकती है, जैसे इंदिरा गांधी का हुआ था। वो उसके उसके सामने सारे जो लोग, एक फोटो है गुराए का कि इंदिरा गांधी बैठी हुई है ऑफिस में और सारे सफ़ेद पोश कांग्रेसी झुके हुए खड़े हुए उसके आगे। तो वो दुनिया जो है, मतलब बेसिकली कहने का आशय ये है कि एक मर्द की एक पोजीशन है, उस पोजीशन पे स्त्री भी बैठ सकती है। वो पावर आने के बाद वो कई बार वो वही निर्णय ले सकती है। आखिर पितृसत्ता को चलाने में घर की माताओं का काफ़ी योगदान है, ऐसा तो नहीं चलती है वो। तो ये सारी डिबेट्स हैं। मुझे लगता है कि इसको लेके हम लोग को, देखिए हम तो, मेरे बेसिकली मेरी दोस्ती चूँकि इटालियंस लड़कियों के साथ बहुत रही है, तो वो लोग तो काफ़ी बदल गई थी। वो लोग कई विषयों पर बात करती थी। एक बार मुझे रूपा एंड कंपनी ने एक ऑफ़र किया था एक सेक्स पर किताब का, तो उसमें मास्टरबेशन पे एक चैप्टर था। तो मैंने कुछ महिलाओं को इंटरव्यू किया, तो वो सब कह रही थी नहीं हम तो मास्टरबेट बिल्कुल नहीं करते हैं, कभी किया ही नहीं है। लेकिन इटालियन लड़की से जब मैंने पूछ रहा हूँ, वो कह रही नहीं नहीं हम तो खूब करते हैं, हम खूब करते थे। तो अभी एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरियल मैंने देखा स्वीडिश, लव एंड एनार्की, उसमें एक वर्किंग क्लास वीमेन है जो कि ऑफिस में भी जाके मास्टरबेट कर रही है। तो आज के स्थिति, अब कई लोग तो इस विषय के नाम से ही बेहोश हो जाते हैं, बोलते ये कोई बात है, साहित्यिक आदमी है आप और आप मास्टरबेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आज के जीवन में सेक्सुअलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको समझने का। मैं नहीं समझता कि इसको लेके हमको दबाना चाहिए। इसीलिए मेरे कई प्रसंग, ऐसा अर्पण जी का कहना है कि आप बहुत से ऐसे प्रसंगों पर लिखते हैं जो आमतौर पर लोग नहीं लिखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भाई ऐसा है कि अगर दुनिया को बदलना है, तो अगर पुराने विद्यानिवास मिश्र की दुनिया में तो मैं रह नहीं सकता, क्योंकि वो पैर छुआने वाली जो कल्चर है उसके बारे में मैंने एक टिप्पणी की हुई है कि मुझे लगता है कि ये जो, इसीलिए मेरा अपनी यंग दोस्तों से कहना है कि अगर आप मुझे बुला रहे हैं अपने घर की पार्टी में, तो मुझे विद्यानिवास मिश्र ना मानिए आप कि वहाँ बैठा हूँ और आप मेरे पैर छू रहे हैं आकर। क्योंकि अगर मुझे साथ में बिठाएंगे तो इक्वल हैं हम। अगर आप 21 साल 18 साल के हो गए हैं तो आप इक्वल हैं। मेरी एक थ्योरी ये नहीं है कि अगर कोई 25 साल की लड़की है तो मैं उसके सामने आशीर्वाद मुद्रा में ही हमेशा बात करूं। एक हम लोग राइटर हैं, कला की दुनिया के हैं, हम इक्वल क्यों नहीं बात कर सकते? उसको भी बात करने का मौका मिलना चाहिए। वो मेरी बात से सहमत नहीं है, मुझसे लड़ सकती है या मुझे वो अटैक कर सकती है अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल पर या कंसेप्चुअल लेवल पे। तो मेरी अपनी धारणा इस तरह की नहीं है कि जो महिलाओं से बहुत ही मतलब इस तरह की बात करें। जैसे मैंने तो कल गगनगिल का संस्मरण जो लिखा है, जो बहुत लोगों ने रिएक्ट किया है, मतलब मैं उस पर अंग्रेज़ी के लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी है जो हिंदी पढ़ते भी कम हैं। तो उसमें यह है कि जगह मैंने लिखा है कि स्त्रियों के साथ क्या वर्जित विषयों पर बात नहीं की जा सकती? ऐसा क्या है? की जा सकती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसके पीछे आपके इंटेंशन क्या है। अगर किसी की इच्छा के विरुद्ध या किसी को लालच के लिए या फ़ायदा पहुंचाने के लिए, एक मेरी मित्र कह रही थी कि एक साहब ने उनसे कहा कि विनोद जी से दोस्ती का क्या लाभ है, अगर वो तो आपको कोई फ़ायदा पहुंचाएंगे नहीं। तो फ़ायदा पहुंचाने का मतलब क्या है? फ़ायदा पहुंचाने का मतलब इंटेलेक्चुअल इक्वलिटी भी है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग सिर्फ ये है कि किसी को मैंने काम दिला दिया तो फ़ायदा है, किसी को फंडिंग दिला दी, किसी को स्कॉलरशिप दिला दी या किसी को फेलोशिप दिला दी। तो वो तो भी उस तरह के पदों पर ना तो विष्णु खरे बैठे, ना मैं बैठा कभी जीवन में। वो पद जिनके पास हैं उसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं, कुछ उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। तो बेसिकली मेरा जो यादनामा का जो सारा चिंतन है वो इन थ्योरीज पर है। और अर्पण जी के कुछ सवाल एक आध और देखता हूँ कि क्या कह रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि आप फिल्म माध्यम के बारे में कह रहे हैं कि उसमें आपको कैसे, मतलब क्योंकि आप जो सीमित साधनों की फिल्म बनाते हैं तो उसमें क्या आपको लगता है, ऐसा उनका सवाल है।
मेरा ये मानना है कि आज से 15-20 साल पहले कोई कहे कि हम फिल्म बनाना चाहते हैं तो सोच भी नहीं सकते थे। आज डिजिटल कल्चर बदल गई है। आज आप अपने कैमरे से फिल्म, अपने मोबाइल से फिल्म बना सकते हैं और आवाज़ भी जीत सकते हैं उससे। तो हम लोगों ने सिनेमा, जब यंग था तो फ्रांस में समीक्षक बहुत हुए थे, फिल्म मेकर, जैसे गोदार है, ट्रूफो है, शाब्रोल है, ये सारे लोग पहले समीक्षक थे कायर जो सिनेमा में। तो इन लोगों के द्वारा जो मैंने वो दुनिया देखी कि जो समीक्षा से फिल्मकार बने, तो उनका आर्ट, फिल्म हिस्ट्री को देखने का ढंग दूसरा था। जैसे मैंने गोदार से सीखा, जंप कट था। मुझे याद है कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ, रघुवीर साहब थे यहाँ पर दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, पहला इंटरव्यू, तो उसमें अक्षय कुमार जैन भी थे, तो नवभारत टाइम के संपादक थे। और रघुवीर साहब तो मुझे जानते थे, वो तो चाहते थे मैं दिनमान में लिया जाऊं, तो इसलिए वो मुझसे कोई ज्ञान का सवाल नहीं कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि विनोद जी ये बताइए कि ये जंप कट क्या होता है, जबकि उन्हें पता था कि जंप कट क्या होता है, जो गोदार की फिल्म में वो एक टेक्निक है। जंप कट उन दिनों बड़ी मशहूर हुई थी। तो मैं कविता में जंप कट का इस्तेमाल करता हूँ, मैं अपने गद्य में जंप कट का इस्तेमाल करता हूँ। मेरे अगर आप देखिए, कोई इसको यादनामा को एनालाइज करे, मैंने एक जगह लिखा है श्रीलाल शुक्ल पर, और उसमें जिक्र आता है शिवानी जी का। मैं शिवानी जी को ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मिला था, जबकि मृणाल पांडे, उनकी बेटी, से मेरा बहुत अच्छा परिचय बहुत शुरू से ही था, यानी 68 से, जब आरंभ में उन्होंने कविताएं भेजी थी। तो वो जो एक दुनिया थी, उसमें मैं अचानक वहाँ से शिवानी और श्रीलाल शुक्ल और एक मेड का कड़छी लेके भागना, इस प्रसंग से मैं अचानक मृणाल पांडे के उस पर आ जाता हूँ, क्योंकि उस संस्मरण से सीधे न जुड़ा हुआ है। उसे जंप कट कहते हैं। तो ये बेसिकली ये टेक्निक्स मेरी मंगलेश जी ने मेरे होशियारपुर संग्रह की जब फ्लैप लिखा था, तो उन्होंने उसमें कहा भी था कि मेरी कविताओं में सिनेमा की टेक्निक का ऑब्वियसली बहुत इस्तेमाल है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि गलतफहमी मत रहिएगा, रघुवीर साहब ने सिनेमा की टेक्निक बहुत इस्तेमाल की है। इस पर लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। हमारे जो क्रिटिक्स हैं, रघुवीर साहब ने सिनेमा की लैंग्वेज को बहुत, एक्चुअली रघुवीर साहब कमाल के पर्सनैलिटी थे। और एक बार मुझे याद है कि गोदार की फिल्म थी द सोल्जर्स, उन्होंने देखी हमारे साथ। मैं था, नेत्र सिंह रावत हमारे फिल्म समीक्षक थे, और रघुवीर साहब थे। साउथ एक्स में आलिया फ्रांसे में देखी। उसके बाद जब हम तीनों बाहर निकले तो हम लोग एक जगह बैठे और तय किया कि उस फिल्म पर तीनों लिखेंगे एक साथ। ये हिंदी साहित्य के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि एक ऐसी फिल्म जो कभी भारत में दिखाई भी नहीं जाएगी, यानी कि मैक्सिमम आलिया फ्रांसे जैसी जगह पे दिखाई जा सकती थी। तो वो फिल्म पर 3 समीक्षाएं छपी दिनमान के 48 पेजों में से 2 पेज में। और वो समीक्षा मैंने मध्य प्रदेश के लिए किताब एडिट की थी, सिनेमा एक समझ, उसमें तीनों मैंने दी भी थी। वो मैं, आप सोचिए कि सोल्जर समीक्षा के 3 रूप हैं। और रघुवीर साहब की फिल्म पर लेखन की शैली पर भी कोई बात कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दिन मैं, विष्णु नागर ने अभी जब उनकी जीवनी लिख रहे थे इनके रजा फाउंडेशन के लिए, रघुवीर साहब की, तो उसमें एक उन्होंने मुझे कुछ चैप्टर भेजा, और उसमें कुछ मैंने चीज़ें, उन्होंने कहा आप जरा देखिए, ठीक है। तो अचानक मैंने एक जगह देखा कि मेरा रिव्यू जो है उनके नाम से ग्रंथावली में छपा हुआ है। क्योंकि दिनमान में चीज़ें कैरी होती थी, तो फिर मैंने उनको कहा कि भाई ये तो रिव्यू मेरा है, अब क्यों रघुवीर जी को, उनकी भाषा और मेरी भाषा में बहुत फ़र्क है। लेकिन वो शायद आज भी वो ग्रंथावली में ठीक नहीं हुआ होगा। हालांकि मैंने कहा था उन लोगों से कि उसे आप हटा दीजिए अगली उसमें से। तो बेसिकली आप सोचिए कि एक ऐसा एडिटर कोई मिलेगा आपको जो कि अंक ओके करके आपको 2 बजे ऑफिस में कह रहा है विनोद जी प्रेस क्लब में बियर पी जाए, ऐसा संपादक मिलेगा आपको? कि अब मैं आता था ऑफिस में कई बार 2-2 बजे, 3-3 बजे, फिर मैं चले आता था। एक दिन वो मेरे शिमला के मित्र आए, तुलसी रमन, वो बोले विनोद जी आप या तो आ रहे होते हैं फिल्म देख के या जा रहे होते हैं फिल्म, यानी ऐसी नौकरी कौन कर पाएगा। लेकिन वही दिनमान जिसमें कि रघुवीर साहब के साथ मैंने काम किया 1982 तक,
क्योंकि मैं वहाँ 74 से था। तो 82 के बाद वही दिनमान कन्हैयालाल नंदन और घनश्याम पंकज, सतीश झा ऐसे संपादकों के हाथ में आ गया था, जिसमें मैं तो ये मानता हूँ कि नंदन जी का ये योगदान था कि उदय प्रकाश जैसे एक ब्रिलियंट लेखक को पत्रकार के रूप में उन्होंने जगह दी, और वो एक मैं कंट्रीब्यूशन उनका मानता हूँ। लेकिन बाकी के संपादक तो अज्ञे और रघुवीर सहाय की परंपरा का अभी एक लड़के ने मुझे फ़ोन किया कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ दिनमान पे, आपका इंटरव्यू चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि बिल्कुल, इसीलिए मेरे इस संस्मरण में बाद के संपादकों पे मैंने काम किया, उनके साथ करीब 10 साल किया काम बाद के संपादकों के साथ, लेकिन मैंने उन पर एक शब्द लिखना भी ठीक नहीं समझा, क्योंकि दिनमान खत्म हो गया। जिस दिन 82 में दिनमान बंद हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि दिनमान एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है कि अगर मृणाल पांडे ने मेरे इस टिप्पणी को ट्वीट भी किया था जब मैंने लिखी थी इस यादनामा में, उसमें मैंने कहा था कि दिनमान के अज्ञे और रघुवीर सहाय के काल के जो लेख हैं, उनकी टिप्पणियां हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करके एक एडिट करके अच्छी तरह से वो संकलन निकाला जाए, तो आप देखेंगे क्या रेंज थी, किस तरह से लिखा जाता था। आपको बताऊं कि दिनमान में एक ज़माने में नाम नहीं जाते थे, वो हम लोग फाइलों, मैंने जब कला कोश बनाया तो मैंने दिनमान की पुरानी फाइलें उठाई, तो सर्वेश्वर जी उन पर लिखते थे ये किसने लिखा है, ये किसने लिखा है। कई बार चर्चे और चरखे में वो छुट्टी पे होते तो हम भी लिख देते थे। मैंने चर्चे चरखे कई बार लिखे हैं, रघुवीर सहाय लिखते थे, लेकिन लोग यही समझेंगे कि चर्चे चरखे सर्वेश्वर जी के ही होते थे। खैर वो तो थोड़े बहुत ही थे, लेकिन उसमें जैसे मैंने देखा श्रीकांत वर्मा ने कला पे बहुत लिखा था, उन्होंने तैयब मेहता पे लिखा था, उन्होंने हुसैन पे लिखा था। तो मनोहर श्याम जोशी ने एक हुस्न और हुसैन करके एक टिप्पणी लिखी थी, तो वो मैंने फाइलों में नाम देख करके उनको बचा लिया। आज वो कम से कम कोई अध्येता चाहे तो कलाकोश में उन लेखों को नाम के साथ देख सकता है, क्योंकि उन दिनों हम लोग के भी नाम हमेशा नहीं छपते थे बहुत सी चीज़ों में। ये तो रघुवीर सहाय के ज़माने में नाम देना शुरू हुए। अज्ञे के ज़माने में तो दिनमान में नाम, जैसे अगर रेणु जी लिख रहे हैं, फणीश्वर दास रेणु ने लिखा है या निर्मल वर्मा ने लिखा है तो नाम जाएगा, वरना स्टाफर्स के नाम नहीं जाया करते थे। तो वो ये सारी दुनियाएं हैं। इन दुनिया आज मुझे लगता है कि आज दिनमान पे अगर कोई सचमुच सीरियस रिसर्च करे तो अभी भी दिनमान से जुड़े लोग बहुत जीवित हैं। प्रयाग जी है, त्रिलोकदीप है, मतलब अब जैसे मैं जहाँ जिस कॉलोनी में रहता हूँ प्रेस इनक्लेव में, मेरे साथ दिनमान के 3 सहयोगी यहाँ रहते थे, 4 सहयोगी, रघुवीर सहाय, रामसेवक श्रीवास्तव, शुक्ला रुद्र और जितेंद्र गुप्त, चारों जा चुके हैं, यानी मैं अकेला सर्वाइवर हूँ दिनमान का। तो इससे लगता है कि ये सब चीज़ें रिकॉर्ड में आनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो रिकॉर्ड तो रखते ही नहीं है चीज़ों का, कला में भी नहीं रखते। अब कला में थोड़ा बहुत रखना शुरू हुआ है, लेकिन साहित्य में तो रिकॉर्ड ठीक से रखे नहीं जाते हैं। मुझसे ये अर्पण कुमार ने एक सवाल ये भी किया है कि फैक्ट्स को लेके, तो मैंने कहा कि भाई जहाँ तक मुझे, आई एम श्योर कि मैंने कोई गलत फैक्ट नहीं लिखा है इसमें, क्योंकि मैं उसको रीचेक कर, मेमोरी थोड़ा ठीक है अभी। और तो एक बेसिकली मेरा सारा सोचने का जो ढंग है वो इन चीज़ों पर है। इसलिए यादनामा में मैं, देखिए आपको ये भी बता दूं, मुझे चूँकि विदेश यात्राएं और म्यूज़ियम देखने का बहुत शौक़ है, तो कई लोग मेरे दोस्त कहते हैं यार तुम कैसे घूम लेते हो इतना। मैंने कहा देखो, बेटे की शादी पे मैंने कोई पैसा नहीं खर्च किया, उसकी एजुकेशन पे खर्च नहीं किया। मेरे एक मित्र ने 60 लाख रुपए में अपनी बेटी की शादी की। मैंने कहा कि मैंने तो वो नहीं खर्च किया ना, तो मैं उससे दुनिया घूम रहा हूँ, आपको क्या परेशानी है इसमें। तो बेसिकली ये है कि वो जो म्यूज़ियम दुनिया के देख के जो मैंने सीखा, लेकिन मैंने यादनामा में जो विदेश के प्रसंग लिखे हैं, न्यूयॉर्क पे लिखा है, रोम पे लिखा है, वेनिस पे लिखा है, और मतलब रूस में लेनिनग्राद पे लिखा है, जो बाद में सेंट पीटर्सबर्ग हो गया। लेकिन मैं क्या कहते हैं, लंदन 6 बार जा चुका हूँ, लेकिन मैंने लंदन में नहीं लिखा उसमें। तो अब कुछ लोग कह रहे थे गगनगिल का संस्मरण कल देखकर कि आप यादनामा 2 क्यों नहीं लिखते और आपको लिखना चाहिए। तो मैंने कहा हो सकता है लिखें, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो बहुत से लोग हैं। अब मैंने उदय प्रकाश पे तो लिखा नहीं है, उदय प्रकाश से मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं,
और मतलब इस तरह के कई लोग हैं जो जिन पर लिखना चाहिए, लेकिन अब गिरजा राठी पे नहीं लिखा। अभी मुझे प्रयाग जी बता रहे थे कि महेंद्र भल्ला पे नहीं लिखा, लेकिन मैंने अशोक सक्सेरिया पे लिखा। अशोक सक्सेरिया के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज भी उनको उनको किसी को पता ही नहीं होगा कि गुणेंद्र सिंह कंपानी कौन होते थे। तो ये चीज़ें जो है सारी रिकॉर्ड में आनी चाहिए। और चूंकि लकीली मेरे जीवन में इस तरह के लोग बहुत आए, तो इसलिए वो यादनामा दो अगर लिखा भी जा सकता है, लेकिन मैं कोई कमिट तो कर नहीं सकता, क्योंकि क्या पता ये लॉकआउट की जो लॉकडाउन की मन स्थिति दोबारा बने ना बने, या और हम रिजेक्टेड हो जाएं, क्योंकि हालात बदलते जा रहे हैं, पूरी दुनिया के हालात बदल रहे हैं। हालांकि लोग कह रहे हैं कि आप बेकार में कोविड से डरे हुए हैं, मैं डरा नहीं हुआ हूँ, क्वेश्चन ये नहीं है। लेकिन एक कोविड की रियलिटी तो एक ऐसी रियलिटी है जिसने सारी दुनिया का सोच तो बदल ही दिया है, परसेप्शन हमारा बदल रहा है। तो असली बात मुद्दा ये है। तो अर्पण जी मेरा ख्याल है काफ़ी है, काफ़ी मैंने ज़रूर से ज़्यादा जवाब दे दिए हैं। अब मैं सवाल तो पढ़ नहीं पाया, क्योंकि बोलते हुए आपको ये मौका नहीं मिलता है। तो अब हम मान के चलें कि समय जो है कितना हुआ है, 8:05, हाँ 1 घंटा 5 मिनट हो गए हैं। तो अर्पण जी और आप सब जो भी श्रोता आए, उन सब के कमेंट तो मैं बाद में ही देख पाऊँगा, लेकिन मैंने जो जिस फ्रेमवर्क में बातें की हैं वो मेरा ख्याल है कि काफ़ी है। और कॉपर कॉइन एक अलग तरह का प्रकाशन है जिसने यादनामा को छापा है। आप इसको मेरा ख्याल है कि अगर ख़रीदेंगे तो आपको लगेगा कि कोई ज़्यादा पैसा नहीं खर्च किया, और अच्छी किताबों को, मतलब अच्छे प्रकाशनों को हेल्प करनी चाहिए। हम लोगों को कहीं ना कहीं हमारी सबका ये वो भी है। शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया।